हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास चार तरह की मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस होती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होती हैं। डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी पहली मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन होती है। दूसरी होती है डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई वेक्टर बाय करली टी, ये हमारी सेकंड मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन है, जिसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमें पता है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट c होता है वो इक्वल टू होता है 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय c स्क्वायर। तो आप इस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 बाय c स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जो सेकंड मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन थी वो रिड्यूस हो जाएगी डेल क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट j वेक्टर प्लस 1 बाय c स्क्वायर करली e वेक्टर बाय करली t। और जो तीसरी मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन होती है वो होती है डेल डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। और जो लास्ट मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है डेल क्रॉस e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस करली b वेक्टर बाय करली t। ये हमारी लास्ट मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, इन मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को, इन चार मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को कोवेरिएंट फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन इक्वेशंस को एक ऐसी फॉर्म में लेके आना, एक ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एक ऐसी फॉर्म में लिखना विच आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। हमें पता है स्टूडेंट्स, जो टेंसर इक्वेशंस होती हैं वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होती हैं। तो हमें आज के इस लेक्चर में क्या करना है, इन चारों फील्ड इक्वेशंस को टेंसर इक्वेशंस की फॉर्म में लेके आना है। और हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स में एक टेंसर होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, जो कि टेंसर होता है रैंक 2 का, जिसको हम 4/4 मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और जिसको हम डिनोट करते हैं एफ म्यू न्यू से। क्योंकि ये 4/4 मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, तो ये इसमें जो हमारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे वो टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे, जिनको हम डिनोट करते हैं F11, F12, F13, F14, F21, F22, F23, F24, F31, F32, F33, F34, F41, F42, F43, F44। इन 16 एलिमेंट्स की जो वैल्यूज निकल के आती हैं वो क्या निकल के आती हैं? एक्चुअली ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये हमें कंपोनेंट्स देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के इन 3D यूक्लिडियन स्पेस। जो हमारे पास F11 की वैल्यू आती थी वो 0 के बराबर आई थी। F12 जो है वो B3 के बराबर होता है, F13 माइनस B2 के बराबर होता है, F14 जो है वो माइनस आइटा E1 बाई C के बराबर होता है, F21 माइनस B3 के बराबर होता है, F22 0 के बराबर होता है, F23 B1 के बराबर होता है, F24 माइनस आइटा E2 बाई C के बराबर होता है, F31 B2 के बराबर होता है, F32 जो है वो माइनस B1 के बराबर होता है, F33 0 होता है, F34 माइनस आइटा E3 बाई C होता है, F41 आइटा E1 बाई C होता है, F42 आइटा E2 बाई C होता है, F43 आइटा E3 बाई C होता है, F44 0 के बराबर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया था इस वीडियो में, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो 16 एलिमेंट्स थे वो इनके बराबर निकल के आ रहे थे। पूरी डेरिवेशन आपको इस वीडियो में कराई गई थी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप इन मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को टेंसर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इन मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर एफ म्यू न्यू के 16 एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। और जब आप मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को इन 16 एलिमेंट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे, देन दैट फॉर्म विल बी नोन एज कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस, जो कि इनवेरिएंट होंगी अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जो हमारी
ये वाली मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन है और जो हमारी ये वाली मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस हैं, ये दोनों जो है रिड्यूस हो जाएंगी सिंगल टेंसर इक्वेशन में। इन दोनों को सॉल्व करते करते हम सिंगल टेंसर इक्वेशन तक पहुंचेंगे। वो टेंसर इक्वेशन जो है वो इन दोनों मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगी। इसी तरह से ये वाली मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन और ये वाली मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को हम एक सिंगल टेंसर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और वो सिंगल टेंसर इक्वेशन जो है वो इन दोनों मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इन द एंड हमें क्या मिलेगा, ये चार मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन जो हैं वो दो टेंसर इक्वेशंस में रिड्यूस होती हुई दिखाई देंगी और वो टेंसर इक्वेशंस जो हैं वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होंगी और उन्हीं टेंसर इक्वेशंस को हम बोलेंगे कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। We know that electromagnetic field tensor F mu nu is expressed in the form of 4x4 matrix as given below। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर होता है जिसे हम F mu nu से डिनोट करते हैं वो एक 4x4 मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है जिसके 16 एलिमेंट्स होंगे। F mu nu इज इक्वल टू ये इसके 16 एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज जो हैं वो कुछ इस प्रकार से निकल के आती हैं। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन देंगे। आपको आगे पता होना चाहिए कि F22 जो है वो 0 के बराबर है या फिर F31 जो है वो B2 के बराबर है। इन 16 एलिमेंट्स की वैल्यूज जो हैं वो आप यहाँ से नोट करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। वी नो दैट मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस इन फ्री स्पेस आर गिवन एज। मैक्सवेल इक्वेशन जो होती हैं फ्री स्पेस में वो चार होती हैं। पहली मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन होती है डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। दूसरी मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन होती है डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई वेक्टर बाय करली टी। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/c² रख देंगे तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। नेक्स्ट मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन होती है डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। डेल क्रॉस ई वेक्टर जो है वो माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी के बराबर होता है, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करने के लिए आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि 4 डायमेंशनल फॉर्मुलेशन में जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है उसे हम x1 के बराबर लेते हैं, जो हमारा y कोऑर्डिनेट है उसे हम x2 के बराबर लेते हैं, जो हमारा z कोऑर्डिनेट होता है उसे हम x3 के बराबर हम लेते हैं, जो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है x4 जो कि टाइम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है वो एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट होता है और उसको हम ICT से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका भी आगे बहुत यूज़ होने वाला है। तो स्टूडेंट्स इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन चारों मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को टेंसर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। मींस इन चारों मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की एलिमेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो उन्हीं टेंसर इक्वेशंस को हम बोलेंगे कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस। ये सारी डेरिवेशन अब हम करने वाले हैं आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम डेरिवेशन को मैक्सवेल की पहली फील्ड इक्वेशन से शुरू करेंगे जो कि थी डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ आइटा बाय सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आइटा बाय सी वी गेट, तो इसके आगे भी आइटा बाय सी लिख दो डेल डॉट ई वेक्टर और इस टर्म के आगे भी आइटा बाय सी लिख दो आइटा बाय सी रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम डेल ऑपरेटर की जगह इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसका एक्सप्रेशन पुट करेंगे। डेल होता है हमारे पास आइटा करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 डायमेंशनल फॉर्मुलेशन में एक्स को हम x1 लेंगे, वाई को हम x2 लेंगे और जेड को हम x3 लेंगे, तो हमारा डेल ऑपरेटर जो है वो कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा। और जो ई वेक्टर है वो हमारा एक 4 वेक्टर नहीं होता। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दे आर नॉट 4 वेक्टर्स, इनके हमारे पास 3 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे और उन कंपोनेंट्स को हम लेंगे E1 E2 E3। सो ई वेक्टर कैन बी रिटन एज E1 i कैप प्लस E2 j कैप प्लस E3 k कैप। और हमने ये भी देखा था कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है वो 1/c² के बराबर था, तो c² को हम c मल्टीप्लाई c लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक c को ऊपर भेज दो और एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट c इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट c। इसका भी हम यूज़ करेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स आइए इन वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, आइटा बाय सी डेल की जगह हम रखेंगे आई कैप करली बाय करली x1 प्लस जे कैप करली बाय करली x2 प्लस के कैप करली बाय करली x3 डॉट ई वेक्टर की जगह हम रखेंगे E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप प्लस E3 के कैप। आई रो ऐसे ही रहेगा और इस 1/c एप्सिलॉन नॉट की जगह
1 बाय सी एप्सिलॉन नॉट की जगह हम म्यू नॉट सी पुट कर देंगे, तो हमने यहाँ पर म्यू नॉट सी पुट कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपको मिलेगा आई बाय सी ऐसे रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला करली E1 बाय करली x1, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपको मिला करली E2 बाय करली x2, जे वेक्टर जे कैप डॉट जे कैप जो है वो 1 हो गया, इसको इससे करेंगे तो हमें मिलेगा करली E3 बाय करली x3, के कैप डॉट के कैप जो है वो 1 हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट हमने आगे लिख दिया और आई सी रो को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस आई बाय सी को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई बाय सी जो है वो कांस्टेंट है, उसे आप इस पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मिलेगा करली बाय करली x1, इस आई बाय सी को E1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला आई E1 बाय सी प्लस करली बाय करली x2, आई बाय सी को E2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला आई E2 बाय सी प्लस करली बाय करली x3, E3 से हम आई बाय सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आई बाय सी E3 इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो स्टूडेंट्स ये क्या चीज है आई सी रो, ये है हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट ऑफ करंट 4 वेक्टर जे म्यू, जिसे हम J4 से डिनोट करते हैं। तो इस आई सी रो की जगह आप J4 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट J4। तो स्टूडेंट्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर x1 वाली टर्म है, x2 है, x3 है, x4 वाली टर्म नहीं है, तो हम x4 वाली टर्म खुद से ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे वो देखिए, करली बाय करली x1 आई E1 बाय सी ऐसी रहेगा, ये टर्म ऐसी रहेगी, ये टर्म ऐसी रहेगी। हम यहाँ पर करली बाय करली x4 वाली टर्म ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स हमने यहाँ पर 0 ही ऐड किया है, साथ में करली बाय करली x4 जो है मल्टीप्लाई में लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें x1 x2 x3 x4 इन चारों के टर्म्स में जो है वो इक्वेशन चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम 6th इक्वेशन मान लेते हैं। आई E1 बाय सी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, आई E1 बाय सी जो है वो F41 के बराबर है, आई E2 बाय सी जो है वो F42 के बराबर है, आई E3 बाय सी जो है वो F43 के बराबर है। और इस जीरो की जगह, जीरो तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम इस जीरो को कंसिडर करेंगे, और ये जीरो जो है वो F44 के बराबर है। तो इन सब की वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन से उठा के 6th में डालेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 in 6 वी गेट करली बाय करली x1 आई E1 बाय सी जो है वो F41 के बराबर है, प्लस करली बाय करली x2 आई E2 बाय सी जो है वो F42 के बराबर है, प्लस करली बाय करली x3 आई E3 बाय सी जो है वो किसके बराबर है, F43 के बराबर है, और प्लस करली बाय करली x4, और जो जीरो है वो किसके बराबर है, वो F44 के बराबर है, तो यहाँ पर F44 लिख देंगे, और इक्वल टू में हमारे पास है म्यू नॉट J4, और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 7। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। तो जो हमारी पहली मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन थी उसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के एलिमेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होगी मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन सेकंड वाली, उसे भी हम कुछ इसके एलिमेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम मैक्सवेल सेकंड फील्ड इक्वेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर एफ म्यू न्यू के एलिमेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारी मैक्सवेल की जो सेकंड फील्ड इक्वेशन थी वो थी डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर करली वेक्टर बाय करली टी। इसे हमने थर्ड इक्वेशन दिया था स्टार्टिंग में। तो अब हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कर्ल ऑफ बी वेक्टर। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड आई जे के कैप लिखेंगे। यहाँ पर डेल के कंपोनेंट्स पुट करेंगे जो कि थे हमारे पास करली बाय करली x1, करली बाय करली x2, करली बाय करली x3, और यहाँ पर b वेक्टर के कंपोनेंट्स पुट करेंगे जो कि होंगे b1, b2, b3। तो अब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आई कैप लिखेंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला करली b1, b3 बाय करली x2 माइनस इसको इससे करेंगे तो हमें मिलेगा करली b2 बाय करली x3। यहाँ पर आएगा माइनस साइन, जे कैप, इसको इससे करेंगे तो हमें मिलेगा करली b3 बाय करली x1, इसको इससे करेंगे तो हमें मिलेगा करली b1 बाय करली x3, और फिर हम लिखेंगे प्लस का k कैप, इसको इससे करेंगे तो हमें मिलेगा करली b2 बाय करली x1, इसको इससे करेंगे तो हमें मिलेगा करली b1 बाय करली x2।
तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें प्लस मिल जाएगा और ये टर्म माइनस की हो जाएगी, ये टर्म प्लस की हो जाएगी। तो इसे आगे लिख देते हैं, इसे पीछे लिख देते हैं। तो यहाँ पर b1 लिख दो, यहाँ पर x3 लिख दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ पर b3 लिख दो और यहाँ पर आप x1 लिख दो, ताकि सारे टर्म जो है वो प्लस के हो सके, i प्लस j प्लस के हो सके। तो इसे हम देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 8। तो इस कर्ल ऑफ b वेक्टर की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे इसकी जगह। तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 in 3 वी गेट, तो कर्ल ऑफ b वेक्टर की जगह हमने ये प्लस ये यहाँ पर पुट कर दिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट j वेक्टर ऐसे ही रहेगा। और हम क्या करेंगे, इस टर्म को आइटा से डिवाइड और आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा से डिवाइड कर दिया और सी स्क्वायर को हम c इंटू सी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तीन टर्म जो है लेफ्ट साइड में वो सेम रहेगी, इज इक्वल टू में जे वेक्टर को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, म्यू नॉट j1 i कैप प्लस j2 j कैप प्लस j3 k कैप, और इस e वेक्टर को भी कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर e वेक्टर को हम लिखेंगे e1 i कैप प्लस e2 j कैप प्लस e3 k कैप, और ये जो हमारे पास i है और ये जो हमारा c है ये वाला, इस ic को t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा करली ict, और इस i बाय c को हम ऐसे लिख देंगे i बाय c। तो हमें पता है, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 4 डायमेंशनल फॉर्मूलेशन में जो हमारा ict होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू फोर्थ कोऑर्डिनेट x4 के बराबर होता है। तो इस ICT की जगह आप यहाँ पर x4 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने x4 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस म्यू नॉट को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और करली बाय करली x4 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ के साथ i बाय c को e1 e2 e3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में तीन टर्म्स हैं 1 2 3, ये तो ऐसी ही रहेंगी। इज इक्वल टू की बात करते हैं, इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट j1 i कैप प्लस म्यू नॉट j2 j कैप प्लस म्यू नॉट j3 k कैप, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा करली बाय करली x4, i बाय c को हमने e1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आइटा e1 बाय c, साथ में i कैप आ जाएगा, प्लस करली बाय करली x4, e2 को i बाय c से करेंगे तो i e2 बाय c, साथ में आ जाएगा हमारे पास j कैप, यहाँ पर लगाना जरूरी है, प्लस उसके बाद हमारे पास आएगा करली बाय करली x4 और यहाँ पर i बाय c को e3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i e3 बाय c और साथ में आ जाएगा k कैप। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी 9th इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में i j के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें कंपेयर करेंगे और इस इक्वेशन को टेंसोरियल फॉर्म में लेके आएंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 9 तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों तरफ i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i कैप ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 9 वी गेट। तो 9th इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो i कैप का कोफिशिएंट है वो ये है, तो आप लिखेंगे करली b3 बाय करली x2 माइनस करली b2 बाय करली x3। और जो आपकी राइट हैंड साइड है वहां पर i कैप के कोफिशिएंट्स क्या हैं, एक तो ये है म्यू नॉट J1 और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर ये प्लस करली बाय करली x4 i e1 बाय c। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इस टर्म को आप इधर लेके आएंगे तो आप लिखेंगे करली b3 बाय करली x2, यहाँ पर प्लस का साइन करके आप माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, प्लस करली बाय करली x3 माइनस b2 और ये टर्म इधर आके जो है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस करली बाय करली x4 i e1 बाय c और इक्वल टू में रह जाएगा म्यू नॉट J1। हमारे जितने भी साइन हैं बीच में वो प्लस के होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स इस माइनस को अंदर भेज देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, इस साइन यहाँ पर प्लस का होना चाहिए तो हम माइनस साइन को जो है वो अंदर ले जा सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x2 वाली टर्म है, x3 वाली टर्म है, x4 वाली टर्म है, x1 वाली टर्म नहीं है, तो हम x1 वाली टर्म जो है वो खुद से ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे और इसके आगे जो है करली बाय करली x1 लिख देंगे। जो भी टर्म मिसिंग होगी x1 x2 x3 x4 वाली में से उसके आगे 0 लिख के वो टर्म जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हम आगे लगा दिया करेंगे किसी भी केस में अगर हमें ऐसा देखने को मिलता है तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर b3 माइनस b2 माइनस आइटा e1 बाय c इनकी वैल्यू जो हैं वो फर्स्ट इक्वेशन में से देखेंगे कि वो वैल्यू जो है वो कहाँ कहाँ हमें मिल रही हैं। तो 0 को अभी छोड़ देते हैं, पहले इसको लिखते हैं करली बाय करली x2, क्योंकि 0 तो है जो है वो इन चारों जगह मिल रहा है, तो चारों में से कौन सा लेंगे वो हम देखेंगे। अभी पहले b3 देखते हैं, b3 जो है वो f12 के बराबर है, तो b3 की जगह हम f12 लिख देंगे, प्लस करली बाय करली x3 माइनस b2 जो है वो किसके बराबर है, वो है f13 के बराबर, तो हमने यहाँ पर f13 लिख दिया,
प्लस करली बाय करली x4 माइनस आइटा E1 बाय सी माइनस आइटा E1 सी जो है वो F14 के बराबर है, तो F14 आ गया इज इक्वल टू म्यू नॉट J1। और यहाँ पर अब हमें आइडिया लग गया है कि हमें यहाँ पर जीरो कौन सा लेना है, F12 F13 F14 है। तो जीरो भी इसी लाइन वाले, इसी एलिमेंट्स वाली लाइन में से हमें उठाना है, तो ये वाला जीरो हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये वाले एलिमेंट जो हैं वो ये थे जो हमने यहाँ पर पुट किए हैं। तो इस जीरो की जगह हम लिखेंगे F11। तो यहाँ पर आप लिखेंगे F11 करली F11 बाय करली X1। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपकी, इक्वेशन नंबर है ये 9 10 हो गई, ये होगी हमारी 11th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करके हमें कुछ ऐसी ही इक्वेशंस मिलेंगी, और वो इक्वेशंस कैसी होंगी ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ जे कैप ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 9। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ जे कैप ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 9 वी गेट। जे कैप का जो कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में वो ये है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर करली B1 बाय करली X3 माइनस करली B3 बाय करली X1 इज इक्वल टू, और जो राइट हैंड साइड में जे कैप के कोफिशिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जे कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पर म्यू नॉट J2 प्लस, और दूसरा जे कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पर ये प्लस करली बाय करली X4 आइटा E2 बाय C। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस टर्म को आप इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, और सबसे पहले आप X1 वाली टर्म लिखेंगे। तो पहले आपका आएगा करली B3 बाय करली X1, फिर आप ये लिख देंगे प्लस करली B1 बाय करली X3, उसके बाद ये टर्म इधर आके माइनस की हो जाएगी, माइनस करली बाय करली X4 आइटा E2 बाय C इक्वल टू में रह गया म्यू नॉट J2। इसे हम देंगे 12th इक्वेशन अभी देने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर X1 X3 X4 है बट X2 नहीं है। X2 वाली टर्म हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, माइनस साइन नहीं होना चाहिए बाहर, तो माइनस साइन को भी अंदर लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में माइनस B3 लिख दिया, इसको करली माइनस B3 बाय करली X1। X2 वाली टर्म लिखने के लिए हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे और यहाँ पर X2 लिख देंगे करली बाय करली X2 प्लस ये टर्म लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इस टर्म को प्लस करके और माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, करली बाय करली X4 माइनस आइटा E2 बाय C और इक्वल टू में हमारे पास म्यू नॉट J2। इसे हम देंगे 12th इक्वेशन। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे 12th इक्वेशन में। देखिए माइनस B3 किसके बराबर है, माइनस B3 जो है वो F21 के बराबर है, तो इसकी जगह हम F21 लिख देंगे अपॉन करली X1 प्लस करली बाय करली X2। यहाँ पर जीरो है, जीरो किसके बराबर है, इसी लाइन में देखेंगे ये वाला जीरो F22 के बराबर है, प्लस करली बाय करली X3। फिर हम देखेंगे B1 किसके बराबर है, B1 जो है वो F23 के बराबर है, प्लस करली बाय करली X4 माइनस आइटा E2 बाय C किसके बराबर है, F24 के बराबर है, तो यहाँ पर F24 आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट J2। ये होगी हमारी 13th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम कंपेयर करेंगे के कैप के कोफिशिएंट, तब भी आपको कुछ ऐसी ही इक्वेशन मिलेगी और वो हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम 9th इक्वेशन के दोनों तरफ के कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ के कैप ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 9 वी गेट। लेफ्ट हैंड साइड में के कैप का कोफिशिएंट ये है, तो आप लिखेंगे करली B2 बाय करली X1 माइनस करली B1 बाय करली X2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में के कैप का पहला कोफिशिएंट ये है म्यू नॉट J3 प्लस, और लास्ट में हमारे पास के कैप का कोफिशिएंट ये है करली बाय करली X4 आइटा E3 बाय C। तो इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो आपको मिलेगा करली B2 बाय करली X1 माइनस करली B1 बाय करली X2, ये टर्म इधर आ गई माइनस करली बाय करली X4 आइटा E3 बाय C इज इक्वल टू म्यू नॉट J3। एक तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और साथ में हमारे पास X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, X3 वाली टर्म नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो कैसे कर लिखेंगे इसको, करली B2 बाय करली X1 प्लस माइनस साइन अंदर ले जाएंगे प्लस जीरो करली बाय करली X3 प्लस करली बाय करली X4 आइटा E3 बाय C इक्वल टू म्यू नॉट
J3। तो आइए यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को इस 14th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 in 14 वी गेट करली बाय करली x1 b2 किसके बराबर है, b2 जो है वो f31 के बराबर है तो उसकी जगह f31 लिख दिया, प्लस करली बाय करली x2 माइनस b1 किसके बराबर है, f32 के बराबर है तो यहाँ पर f32 लिख दिया, प्लस करली बाय करली x3 जीरो कौन सा लेना हमने, इसी रो वाला लेना है तो यहाँ पर जीरो जो है वो f33 के बराबर है, f33 आ गया, प्लस करली बाय करली x4 आइटा e3 बाय सी जो है वो यहाँ पर माइनस साइन अंदर ले गए थे तो माइनस आइटा e3 बाय सी जो है वो f34 के बराबर है इज इक्वल टू में म्यू नॉट J3 आ गया। ये हमारी 15th इक्वेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में जो हमारी पहली मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन थी डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसे हमने सेकंड इक्वेशन दिया था, इसको सिंप्लीफाई करके इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टेंसोरियल इक्वेशन जो आई थी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, वो कुछ इस प्रकार से आई थी जिसको हमने 7th इक्वेशन दिया था। और जो हमारी दूसरी मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन थी डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर करली वेक्टर बाय करली टी, जिसको हमने 4th इक्वेशन दिया था, इसको सॉल्व करके इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 3 टेंसोरियल इक्वेशंस मिली थी इन इक्वेशंस 11, 13th एंड 15th रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें 4 टेंसोरियल इक्वेशंस मिली हैं इन दो मैक्सवेल इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग, वो बिल्कुल एक जैसी हैं, इनकी फॉर्म जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो इन चारों इक्वेशंस को अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इन चारों इक्वेशंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का मतलब यह है कि इन दोनों मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना। तो वो हम कैसे लिखेंगे? नाउ इक्वेशन 7, 11, 13, 15 एंड हेंस मैक्सवेल इक्वेशंस सेकंड एंड फोर्थ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म एज। तो इसको अगर आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन एफ करली एफ म्यू न्यू डिवाइड बाय करली एक्स न्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट जो है वो सब में कॉमन है और यहाँ पर J1, J2, J3, J4 मीन्स ये इंडेक्स जो है वो चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे J म्यू, और यहाँ पर जो न्यू होगा करली एक्स न्यू वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यू की वैल्यूज होंगी वो 1 से लेके 4 तक होंगी और म्यू जो है वो भी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तक जा रहा है तो यहाँ पर आप लिख देंगे म्यू इज ऑल्सो फ्रॉम 1, 2, 3, 4। तो इस सिंगल इक्वेशन से आप ये चारों इक्वेशंस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, म्यू की वैल्यू अगर हम मान लें 2 ले लें तो हमें क्या मिलेगा ये वो देखते हैं। अगर हम म्यू 2 ले लें, ये पार्ट आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको एग्जाम में यहाँ तक करना है। अगर हम म्यू को 2 ले लें तो कैसे बनेगा ये, समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 एफ करली एफ, म्यू की जगह 2 रख दो, न्यू बाय करली एक्स न्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट J2 हो जाएगा। इसको एक्सपैंड कीजिए, न्यू की वैल्यूज 1 से लेके 4 तक लेके जाइए, समेशन खोलिए तो ये बनेगा करली F21 बाय करली X1 प्लस आप म्यू की जगह 2 रखेंगे तो F22 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा करली X2 प्लस न्यू की जगह 3 रखेंगे तो करली F23, नीचे X3 आ जाएगा प्लस न्यू की जगह 4 रखेंगे तो करली F24 बाय करली X4 इक्वल टू में हमारे पास म्यू नॉट J2। तो ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सेम है किस इक्वेशन के, 13th इक्वेशन के, विच इज सेम एज 13th इक्वेशन। तो अगर हम म्यू इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो हमें 13th इक्वेशन मिल रही है। इसी तरह से अगर हम म्यू इक्वल टू 1 लेंगे तो हमें 11th इक्वेशन मिलेगी। अगर हम म्यू इक्वल टू 3 लेंगे तो हमें 15th इक्वेशन मिलेगी। अगर हम म्यू इक्वल टू 4 लेंगे तो हमें 7th इक्वेशन मिलेगी। तो इस सिंगल इक्वेशन से हम ये चारों इक्वेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को एक सिंगल टेंसोरियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर एफ म्यू न्यू की टर्म्स में होगी और ये जो इक्वेशन होगी ये इनवेरिएंट होगी अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे हमने इन दोनों इक्वेशंस को एक सिंगल टेंसोरियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया है, इसी तरह से हम मैक्सवेल की बाकी बची हुई 2 इक्वेशंस को भी एक सिंगल टेंसोरियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम यहाँ तक पहुँचने के लिए करते आए हैं और वो प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने मैक्सवेल की पहली दो इक्वेशंस को एक सिंगल टेंसोरियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, उसी तरह से अब हम बाकी बची हुई मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को एक सिंगल टेंसोरियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन देखनी होगी, जो कि थी हमारे पास डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, जिसे हमने 4th नंबर दिया था स्टार्टिंग में। अब डेल ऑपरेटर को एक्सपैंड करके लिख देते हैं आई कैप करली बाय करली x1 प्लस जे कैप करली बाय करली x2 प्लस के कैप करली बाय करली x3। दिस इज द डेल ऑपरेटर। डॉट बी वेक्टर को कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिख देते हैं b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप इज इक्वल टू 0। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके हमें मिलेगा करली b1 बाय करली x1 प्लस करली b2 बाय करली x2 प्लस करली b3 बाय करली x3 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो b1 है वो F23 के बराबर है, तो b1 की जगह आप F23 लिख देंगे तो ये बन जाएगा यूजिंग 1 in 16 वी गेट करली F23 बाय करली x1 प्लस b2 जो है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग F31 के बराबर है, तो ये बन जाएगा करली F31 बाय करली x2 प्लस b3 जो है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग F12 के बराबर है, तो ये बन जाएगा करली F12 बाय करली x3 इज इक्वल टू 0। इसे हम देंगे 17th इक्वेशन। तो इसे सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन कर ली है। अब बारी है लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करने की, जो कि है हमारे पास डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी, जिसे हमने 5th इक्वेशन दिया था। तो जैसे आपने डेल क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में, उसी तरह से अब आप डेल क्रॉस ई वेक्टर को एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। जहां पर b1 था वहां पर e1 आ जाएगा, जहां पर b2 था वहां e2 आ जाएगा, जहां पर b3 था वहां e3 आ जाएगा। बाकी एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हमें डेल क्रॉस ई वेक्टर करके मिलेगा आई कैप करली e3 बाय करली x2 माइनस करली e2 बाय करली x3 प्लस जे कैप करली e1 बाय करली x3 माइनस करली e3 बाय करली x1 प्लस के कैप करली e2 बाय करली x1 माइनस करली e1 बाय करली x2 इज इक्वल टू, जो हमारी राइट हैंड साइड है इसे आप क्या करेंगे आइटा सी से मल्टीप्लाई और आइटा सी से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस आइटा सी को जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इधर जाके वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वो 1 बाय आइटा सी बन जाएगा। ब्रैकेट लगा देंगे आप, ये वाले टर्म ये टर्म जो है वो अंदर लिख देंगे इज इक्वल टू में, और इस आइटा सी को आप टी से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू माइनस करली बी वेक्टर बाय करली ICT बन जाएगा। इस आइटा सी को हम यहाँ पर भेज चुके हैं। तो हमें पता है ICT जो है वो x4 के बराबर होता है, वो हम यहाँ पर x4 पुट करेंगे और b वेक्टर को एक्सपैंड करके लिखेंगे। और आइटा कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हटाने के लिए इसको आइटा से डिवाइड और आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा से डिवाइड करेंगे, एक आइटा पहले से ही है तो ये आइटा स्क्वायर बन जाएगा, साथ में c है, तीनों टर्म्स जो है ब्रैकेट वाली वो ऐसे आ जाएंगे इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली x4 बन जाएगा। ICT की जगह x4 लिख दिया और b वेक्टर को एक्सपैंड करके लिख दिया b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। आइटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस आइटा बाय सी, बाहर हमारे पास माइनस आइटा बाय सी रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस माइनस आइटा बाय सी को इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसे आप पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर ले जा सकते हैं, इन्हें आप e3 e2 e1 के साथ लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इधर ले आएंगे और ये साइन जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा और करली बाय करली x4 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आप बड़े ध्यान से देखिए, आई कैप करली बाय करली x2 रहेगा, माइनस आइटा बाय सी को e3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस आइटा e3 बाय सी, माइनस साइन करली बाय करली x3 ऐसी रहेगा, माइनस आइटा बाय सी को e2 से किया माइनस आइटा e2 बाय सी हो गया, प्लस जे ऐसी रहेगा, माइनस आइटा बाय सी को e1 से करेंगे तो ये बन जाएगा करली माइनस आइटा e1 बाय सी, नीचे करली x3, ये वाला माइनस साइन आएगा यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर ये वाला माइनस साइन आ गया, उसके बाद करली बाय करली x1 आ गया, माइनस आइटा बाय सी को e3 से किया माइनस आइटा e3 बाय सी हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस के कैप करली बाय करली x1, माइनस आइटा बाय सी को e2 से किया माइनस आइटा e2 बाय सी हो गया, माइनस करली बाय करली x2 और साथ में है e1 को इससे करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आइटा e1 बाय सी, और उसके बाद ये टर्म इधर आ रही है तो ये प्लस की हो जाएगी। करली बाय करली x4 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा करली b1 बाय करली x4 आई कैप प्लस करली b2 बाय करली x4 आई कैप जे कैप प्लस करली b3 बाय करली x4 के कैप इक्वल टू में 0 आ जाएगा। एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ पर इस माइनस साइन को बाहर ले जा सकते हैं, तो ये माइनस साइन बाहर आके प्लस बना देगा इसको, ये माइनस साइन इसको प्लस बना देगा, ये वाला माइनस साइन इसको बाहर आके प्लस का बना देगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, वहाँ से हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी और वो हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 18 तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे बारी बारी से, तो हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगी। आइए सबसे पहले कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 18 वी गेट, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट है करली बाय करली x2 माइनस आइटा e3 बाई सी प्लस करली बाय करली x3 आइटा e2 बाई सी, और साथ में आई कैप का कोफिशिएंट है ये यहाँ पर करली b1 बाय करली x4। राइट हैंड साइड में कोई भी आई कैप का कोफिशिएंट नहीं है तो इक्वल टू में 0 ही आएगा। ये 19th इक्वेशन होगी। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो ये जो टर्म है माइनस आइटा e3 बाई सी, ये f34 के बराबर है। ये वाली टर्म जो है वो f42 के बराबर है और b1 जो है वो f23 के बराबर है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 इन 19 वी गेट करली f34 बाय करली x2 प्लस करली f42 बाय करली x3 प्लस करली f23 आ जाएगा b1 की जगह बाय करली x4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी 20th इक्वेशन होगी। अब हम जे कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ जे कैप ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 18 वी गेट, जे कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पर करली बाय करली x3 माइनस आइटा e1 बाय सी प्लस करली बाय करली x1 आइटा e3 बाय सी, और यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट है इस ब्रैकेट में करली b2 बाय करली x4। राइट हैंड साइड में कोई भी जे कैप का कोफिशिएंट नहीं है तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब हम फिर फर्स्ट इक्वेशन को 21st इक्वेशन में यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो टर्म है वो किसके बराबर है, वो f14 के बराबर है करली बाय करली x3 f14 आप फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं माइनस आइटा e1 बाय सी जो है वो f14 के बराबर आपको मिलेगा, प्लस करली बाय करली x1 ये टर्म आपको f43 के बराबर मिलेगी, करली बाय करली x4 और b2 जो है वो f31 के बराबर मिलेगा इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, x1 पहले x3 बाद में x4 सबसे लास्ट में, करली f43 बाय करली x1 प्लस करली f14 बाय करली x3 प्लस करली f14 बाय करली x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी 22nd इक्वेशन होगी। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ के कैप ऑन बोथ साइड्स ऑफ 18, तो आपको मिलेगा यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट ये है करली बाय करली x1 माइनस आइटा e2 बाय सी प्लस करली बाय करली x2 आइटा e1 बाय सी प्लस करली b3 बाय करली x4 इज इक्वल टू 0। 23rd इक्वेशन होगी। यूजिंग 1 इन 23 वी गेट, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये टर्म जो है वो f24 के बराबर है, ये टर्म जो है वो f41 के बराबर है, ये टर्म जो है वो f12 के बराबर है। तो आपको मिल जाएगा करली बाय करली x1 f24 प्लस करली बाय करली x2 f41 प्लस करली बाय करली x4 f12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी 24th इक्वेशन होगी। तो इन इक्वेशंस में आपको तीन कंपोनेंट्स ही लिखने हैं। यहाँ पर भी 3 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ भी 3 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ भी 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर x1 x3 x4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास 14 के नीचे x4 आएगा, यहाँ पर हमारे पास ये आएगा f31 बाय x4। तो यहाँ पर x2 वाली टर्म मिसिंग है और यहाँ पर हमारे पास x3 वाली टर्म मिसिंग है, यहाँ पर हमारे पास x1 वाली टर्म मिसिंग है। ऐसा क्यों है, यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन थी उसमें b वेक्टर और e वेक्टर इन्वॉल्व था, जिनके 3 कंपोनेंट्स ही होते हैं, वो 4 वेक्टर्स नहीं होते हैं। तो इन इक्वेशंस में आपको 3 कंपोनेंट्स ही लेने हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद का काम हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शंस में हमने देखा कि जो मैक्सवेल की 3rd इक्वेशन थी डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करके हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेंसोरियल इक्वेशन आ रही थी हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से आ रही थी, जिसको हमने 17th इक्वेशन दिया था। और लास्ट मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास 3 टेंसोरियल इक्वेशंस आई थी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, जिसको हमने 20, 22, 24 इक्वेशन दिया था। तो अगर हम इन चारों इक्वेशंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इन चारों इक्वेशंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना, इन दोनों इक्वेशंस को एक सिंगल टेंसोरियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। इक्वेशन 17, 20, 22, 24 एंड हेंस मैक्सवेल इक्वेशंस 4 एंड 5 कैन बी एक्सप्रेस इन कॉम्पैक्ट फॉर्म एज। तो कैसे लिखेंगे आप, हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है नीचे, तो इनको हम नंबरिंग देते हैं, म्यू न्यू लैम्डा मान लेते हैं, इनको म्यू को 1 मान लेते हैं, न्यू को हम 2 मान लेते हैं और लैम्डा को 3 मान लेते हैं। तो सीक्वेंस में चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है करली बाय करली x1, तो 1 हमने दिया है म्यू को, तो यहाँ पर म्यू आ गया। अब f है यहाँ पर और 2 किसके बराबर है, 2 यहाँ पर न्यू के बराबर है, तो 2 की जगह न्यू लिख देंगे, 3 की जगह हम लिख देंगे लैम्डा, प्लस करली बाय करली x। 2 किसको माना हमने, न्यू को माना है, तो यहाँ पर न्यू आ जाएगा। और यहाँ पर 3 है, 3 हमारा है लैम्डा, और यहाँ पर हमारे पास 1 हमारा म्यू है, प्लस करली बाय करली x
3 है, 3 हमारा है लैम्डा, और यहाँ पर हमारे पास है 1 है हमारा म्यू, और 2 है हमारा न्यू, इज इक्वल टू में 0 है। तो इन चारों इक्वेशंस को आप इस सिंगल फॉर्म में, सिंगल कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जो म्यू न्यू लैम्डा की वैल्यूज़ हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पर 1 to 4 होंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4। इनको हमने वैसी ही नंबरिंग दी थी ताकि हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकें। वैल्यूज़ इनकी 1 2 3 4 तक की जाएंगी। तो कोई भी रैंडम वैल्यूज उठा लेते हैं। हमने मान लेते हैं म्यू जो है वो 2 के बराबर है, और न्यू जो है वो हम मान लेते हैं 3 के बराबर है, और लैम्डा मान लेते हैं 4 के बराबर है। तो पुट करते हैं वैल्यूज़, क्या मिलेगा हमें, एफ न्यू की जगह हमने पुट करना है 3, लैम्डा की जगह पुट करना है 4, और नीचे आ जाएगा हमारे पास x2 प्लस लैम्डा हमारे पास है यहाँ पर 4, म्यू है हमारे पास यहाँ पर 2, और यहाँ पर हमारे पास न्यू है हमारे पास 3 प्लस करली एफ न्यू है हमारे पास 2, न्यू है हमारे पास कितना 3, और नीचे है हमारे पास लैम्डा जो कि 4 है। तो ये आ गया इक्वल टू 0। तो चेक करो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन बन रही है। देखो सेम इक्वेशन बन गई 20th इक्वेशन, विच इज सेम एज 20। इसी तरह से आप बाकी 3 इक्वेशंस भी जनरेट कर सकते हैं बाय चूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ म्यू न्यू एंड लैम्डा। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इन तीनों में से कोई भी 2 सेम नहीं होंगे। ना तो म्यू न्यू के बराबर होगा, ना न्यू लैम्डा के बराबर होगा, ना म्यू लैम्डा के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये बराबर हो गए, सपोज म्यू और न्यू बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो गए, बट हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की प्रॉपर्टी होती है कि एफ म्यू म्यू इक्वल टू 0 होता है, एफ न्यू न्यू इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग की फर्स्ट इक्वेशन में हमारा F11 0 था, डायगोनल एलिमेंट 0 थे, F22 0 था, F33 0 था, F44 0 है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो कभी भी ये वैल्यू जो हैं वो यहाँ पर सेम नहीं होंगी। अलग अलग आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज लेके आप इन चारों इक्वेशंस को इस सिंगल इक्वेशन से जनरेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स लास्ट के 2 इक्वेशंस को भी हमने एक सिंगल टेंसोरियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो इस टॉपिक का क्या कंक्लूजन निकला है वो हम स्टडी करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो हमारी पहली 2 मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस थी वो एक सिंगल टेंसोरियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो रही थी, जो कि थी समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 करली एफ म्यू न्यू करली एक्स न्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट जे न्यू। इसे हम स्टार इक्वेशन दे देते हैं। और लास्ट की जो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन थी वो इस सिंगल टेंसोरियल फील्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो रही थी, इसे हम डबल स्टार इक्वेशन दे देते हैं। जो हमें पता है स्टूडेंट्स, जो टेंसोरियल इक्वेशंस होती हैं वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट होती हैं। मीन्स ये जो इक्वेशंस होंगी, यही इक्वेशंस जो हैं इन मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस की कोवेरिएंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। तो स्टूडेंट्स लास्ट में आप यही लाइंस लिखेंगे, एज टेंसर इक्वेशंस आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, हेंस स्टार एंड डबल स्टार रिप्रेजेंट्स कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। सो दीज 2 represents covariant form of these 4 मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। और ये जो इक्वेशंस होंगी ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस और यू कैन से कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट रहने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।